बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ज़बान की मदद से इंग्लिश सीखिए। ये मेरा 8वां लेक्चर है। इस लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि टेंस ख़त्म हो जाए। उसके अलावा पिछले वीडियोस की तरह बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी हैं और फिर कुछ नए पॉइंट्स भी हैं, नए नुक्ते भी हैं इसमें, जो आप लोगों को इंग्लिश बोलने और समझने में बहुत आसानी पैदा होगी, जिससे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ हज़रत अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के मजमूए कलाम बाग़े दरा की नज़म जवाब शिकवा से इंतखाब है। इसे देखिए और देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। पिछले वीडियोस में मैंने जो इंग्लिश ज़बान या बल्कि यूँ समझिए किसी भी ज़बान को सीखने के लिए जो 4 महारतें होती हैं उसके बारे में मैंने आप लोग बताया था, जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। तो ज़बान सीखने की एक्चुअली 4 महारतें होती हैं। पहले इस ज़बान को सुनना, फिर बोलना, तब पढ़ना और बिलाखिर उससे लिखना। ये 4 महारतें आपको किसी भी ज़बान को सीखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो मैंने ये जो सुनना है एक्चुअली ये इनपुट है जो आपको बोलने में मददगार साबित होगी, आउटपुट होगा आपका। और रीडिंग जो है, पढ़ना जो है, वो इनपुट है और वो लिखना जो है वो आउटपुट है। जब आप पढ़ना सीखेंगे तो आपको इंशाअल्लाह लिखने भी आएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को रीडिंग स्किल के बारे में डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। पढ़ने की महारतें क्या है? पढ़ने की महारतें वो सलाहियतें हैं जो किसी शख्स के तहरीरी ज़बान और मतन या इबारत को पढ़ने, समझने, तशरीह करने और डिकोड करने की सलाहियत से मुताल्लिक़ हैं। तो जब आप पढ़ना सीखेंगे तो आपको इतनी सारी सलाहियतें आ जाएंगी। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि अपने पढ़ने की महारत को कैसे बेहतर बनाएं। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आप लोगों को। जैसे हर रोज़ पढ़ने के लिए बाकायदगी से वक्त मुख्तस करें। बाकायदगी से वक्त मुख्तस करने का मतलब ये है कि दिन में एक बार मुख्तसर वक्त के लिए पढ़ें। हर रोज़ 15 मिनट या हर इतवार को 2 घंटे आप फ़िक्स कर लें। पढ़ने के लिए एक वक्त तय कर लें और उस पर कायम रहें। मिसाल के तौर पर जब आप बिस्तर पर जाते हैं या जब उठते हैं या जब आप खाना खाने के बाद आप 10 से 15 मिनट पढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, पढ़ने के लिए अहदाफ मुकर्रर करें। आप अपना रीडिंग गोल्स को सेट करें कि आपको आज 5 पेज पढ़ना है, 10 पेज पढ़ना है। उससे पढ़ते वक्त जो है आपको नोट लेना है। एक्चुअली नोट लेने से मुराद ये है कि आपको सारी चीज़ें अपने पास रखनी होगी। एक किताब तो आपके पास रहेगी, कलम रखें, उसका आप मार्कर भी रख सकते हैं, एक लुगत रख सकते हैं, डिक्शनरी रख सकते हैं और उससे आप उसमें नोट करते चले जाएँ। उसके बाद एक अच्छी लुगत का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी डिक्शनरी का होना बहुत ज़रूरी है। आप ऑक्सफोर्ड लर्नर एडवांस लर्नर डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी डिक्शनरी है। उसके बाद सही किताबों के साथ अंग्रेज़ी पढ़ना सीखें। सही किताबों के साथ अंग्रेज़ी पढ़ना सीखे का मतलब यह है कि आप वो किताब पढ़ें जिससे आप समझ सकते हैं। अगर आपको हर 3 अल्फाज के बाद अगर या 5 अल्फाज के बाद अगर आपको डिक्शनरी देखना पड़ता है तो वो किताब आपके लिए फ़िलवक्त मुनासिब नहीं होगी। तो आप पहले आसान किताबों को पढ़ना शुरू करें। उसके बाद क्या है, मुश्किलात की सतह को चेक करें कि आप जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि अगर ये डिफ़िकल्ट पैराग्राफ है तो आप उस पैराग्राफ को छोड़ दें और उस किताब में से आप आसान चैप्टर को, आसान पैरा को लें। उसके बाद क्या है, जितने भी नए अल्फाज हैं उसको आप एक नोट बनाएं। आप ज़ख़ीर अल्फाज की किताब आप जैसे मैं अपने तालिब इल्मी के दौर में मैंने एक किताब कॉपी बनाई थी जिसमें मैं मुश्किल अल्फाज को नोट करता था। लेकिन यह एक बात है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको उस वक्त लिखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं उस वक्त ही लिख लिया करता था, लेकिन बेहतर यह है कि पहले आप पढ़ें, मीनिंग का अंदाज़ा लगाएँ, जुमले को समझें और कलम से निशानजद करते चले जाएं। और जब आप पढ़ना ख़त्म हो फिर आप लुगत में चेक करें और फिर आपको लगेगा कि हमने जो अंदाज़ा लगाया था वो अंदाज़ा मेरा किस हद तक सही है। अपने आप से सवालात पूछें। सवालात पूछने का मतलब ये हो गया कि आप इंग्लिश में ख़ुद से जब वो पैराग्राफ आप पढ़ लें तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन करें और इंग्लिश में ही आप उसका जवाब दें। ठीक है, आप न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, स्टोरी बुक्स ये सब आप पढ़ेंगे अगर
तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इतना ही नहीं, जब आप कोई किताब ख़रीदते हैं, कोई भी सामान आप ख़रीदें तो घर के इस्तेमाल के लिए, तो उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ें। उसके डिस्क्रिप्शन जो इंग्लिश में लिखे होते हैं, इससे भी आपकी अंग्रेज़ी में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। वो कहने का मतलब ये है कि आपको पढ़ना है। याद रखें, इस्तिक़ामत जो है वो कामयाबी की कलीद है ना, कुंजी है। परसिस्टेंस इज़ की टू सक्सेस। इस्तिक़ामत क्या है कि आपको कायम रहना है। आपने जो इरादा किया है वो जो है यकीन मुहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फ़ातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। अब देखिए, पढ़ने की बात है तो मैं आपको यहाँ पर एक पैरा 1 2 3 4 पैराज है, ये मैंने एक चैप्टर से लिया है। इससे आप पढ़ने की कोशिश करें और देखें आप इसका मीनिंग समझ पाते हैं कि नहीं। वेन एवर आई लुक एट द मून आई विश आई कुड गो देयर, डू यू एवर विश डैट यू कुड टेक अ ट्रिप टू द मून। इसका मीनिंग समझे। फॉर 100 of years people have wanted to travel to moon. Whenever they looked at the moon they asked question, is the moon hot or cold, do people live there, are there any plants or living things there. There are many arguments. Some people said there were living plants, others said there was a man in the moon. These people could not agree. ये मून के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये एस्से टाइप का है, तो हो सकता है कि आपको ये मुश्किल लगे समझने में। तो अब देखिए, इसका दूसरे पेज पे मैं आता हूँ। अगर आपको पिछला ये आपने एंजॉय नहीं किया है तो आप यहाँ देखिए। हेदी अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग टू अ श्रिल विसिल. She opened her eyes and saw the sun pouring in through her window. It shone on the hay, making it look like a pile of gold. For a moment, Hedy was not sure where she was. Then she heard her grandfather's voice outside, and it all came back to her. She jumped out of the bed quickly, dressed and scrambled down the ladder. देखिए, इसमें मैंने जो रेड लाइन से रेड इंक से जो लिखा हुआ है, इसके मीनिंग को देखिएगा तो आपको लगेगा कितनी अच्छा ये कितने मज़ेदार है। देखिए यहाँ पे जो है, हेदी अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग। हेदी एक लड़की का नाम है जो अपने ग्रैंडफादर के पास गर्मी की छुट्टी मनाने गई हुई है। वो जगी अगले सुबह एक श्रिल विसिल पर, श्रिल कहते हैं तेज़ आवाज़ पे, तेज़ सीटी पे। उसने अपनी आँख खोली और देखा, देखिए कितना अच्छा लिखा, पोरिंग इन थ्रू हर विंडो, कि सूरज की जो किरणें हैं वो उसकी खिड़की होकर अंदर दाखिल हो रही है। ये इट शोन ऑन द हे कहते हैं घास फूस के, इसके घास के ढेर को, उस पर वो चमक रहा था। कैसा लग रहा था वो? अ पाइल ऑफ गोल्ड, गोल्ड का एक ढेर। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, हेदी वाज नॉट श्योर, हेदी श्योर नहीं, वेयर शी वाज। यहाँ पर जो है ये एक वेयर के बाद जो है आम क्वेश्चन जब होता है, हेदी को यकीन नहीं था कि वो कहाँ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जब क्वेश्चन वर्ड जब बीच में इस्तेमाल होते हैं तो उसका पैटर्न चेंज हो जाता है और वो वर्ब प्लस सब्जेक्ट ना हो करके सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। उसे यकीन नहीं था कि वो कहाँ थी। देन शी हेयर्ड हर ग्रैंड फादर्स वॉइस आउटसाइड, इट ऑल केम बैक टू हर, इट ऑल केम बैक टू हर, उसे याद आ गया। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड क्विकली, वो अपने बिस्तर से जल्दी से कूदी, ड्रेस किया, एंड स्क्रैम्बल डाउन द लैडर, और सीढ़ी जो उसके घर बनी हुई थी उसको हाथ से पकड़ के तेज़ी से नीचे उतरते हुए बाहर चली गई। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको आसान अल्फाज हैं। तो ये एक स्टोरी बुक है जो क्लास 4 के ICSE बुक से मैंने ली है। तो इस तरह से अगर आप इस तरह की स्टोरीज़ पढ़ेंगे तो आपकी अंग्रेज़ी बहुत ही शानदार हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखें, रीडिंग इज़ टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज टू द बॉडी। पढ़ना दिमाग के लिए ऐसा है जैसे जिस्म के लिए वर्जिश। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। आई एट माई ब्रेकफास्ट, आई वेंट टू स्कूल। यहाँ पे 2 काम हुआ है, दोनों पास्ट में हुआ है। मैंने नाश्ता खाया, मैं स्कूल गया। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो हम इसे किस तरह से करेंगे? आफ्टर या व्हेन आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट, आई वेंट टू स्कूल। खाना नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल गया। तो यहाँ पे 2 काम हुए। तो पहला काम क्या था मेरा? नाश्ता करना। तो ये नाश्ता करना जो है ये पास्ट परफेक्ट में होगा, हैड से स्टार्ट होगा। और जो काम बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की दूसरी शक्ल। ये एक्चुअली फेल माजी मुकम्मल पास्ट परफेक्ट टेंस का इयादा है, नज़रसानी है। इसी तरह से अगर हम 2 काम करते हैं तो उस काम को हम एक साथ जुमले में कैसे बोलेंगे? यहाँ देखिए, आई गॉट अप, मैं उठा, मैं जगा, आई वॉश्ड माई फेस, मैंने अपना चेहरा धोया।
तो यहाँ पर उठने का काम जो है पहले हुआ, तो उठने का काम जो पहले हुआ है वो हैड से स्टार्ट होगा। आफ्टर लिखें या व्हेन लिखें, आफ्टर व्हेन आई हैड गॉट अप आई वॉश्ड माई फेस, जगने के बाद मैंने अपना चेहरा धोया। इसी तरह से यहाँ पे 2 सेंटेंस है, द बस स्टॉप्ड राजू गॉट ऑन, बस रुकी राजू उसमें सवार हो गया। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, आफ्टर व्हेन द बस हैड स्टॉप्ड राजू गॉट ऑन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस तरह के जुमले जो है बहुत आसानी से, 2 काम ऐसे होंगे जो पास्ट में हुए हैं, तो जो काम पहले होंगे उसके साथ हम हैड और वर्ब की तीसरी शक्ल लगाएंगे, और जो काम बाद में होगा वो भी पास्ट ही में होगा लेकिन उसके साथ वर्ब की दूसरी शक्ल लगेगी। ठीक है, अब देखिए अभी बात रीडिंग स्किल की चल रही है, तो मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँ कि इंग्लिश किताब पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं। यहाँ देखिए, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग को बहुत ही फ़ाल मतलब एक्टिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी अंग्रेज़ी किताब से कुछ पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में एक मंज़र का तसव्वुर करते हैं कि मुसन्निफ़ क्या कहना चाह रहा है। पढ़ना आपको सुकून देता है क्योंकि ये आपके दिमाग को मौजूदा काम के दबाव से दूर करता है। पढ़ना आपको अपनी ज़हानत में इजाफ़ा करने, ज़्यादा तख्लीक़ी बनने, मुफ्त तफरीह तक रसाई और तनाव को कम करने का रास्ता तलाश करने में मदद करता है। तो ये बुक रीडिंग जो है कितना मुफ्त तफरीह है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और घर बैठे बैठे आप पूरी दुनिया की तफरीह कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अंग्रेज़ी में किताबें पढ़ने के कुछ फ़ायदे देखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है तो बहुत सारे फ़ायदे हैं लेकिन मैंने कुछ फ़ायदे दिखने की कोशिश की हैं। अंग्रेज़ी में सोचने की आदत पैदा करने में आपकी मदद करता है, नए अल्फाज सीखने में आपकी मदद करता है, आपकी महारत की तामीर करता है ना। आप में बहुत ही महारत आएगी बोलने की, लिखने की, ख़्याल करने की, एक अच्छा स्पीकर बनने की। जब आप एक बार किताब पढ़ना शुरू कर देंगे फिर देखिए कि इसके फ़वाइद कितने हैं। अलावा अजी याददाश्त को बेहतर बनाता है और लिखने की बेहतर की महारत को तो बेहतर ये बनाता ही बनाता है। ठीक है, चलिए, और किसी भी ज़बान के लिए लुग़त इंतहाई अहम होते हैं, इसलिए मैं इस पर हमेशा ज़ोर डालता रहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ चूँकि वक्त कम है, ज़्यादा वक्त हो जाता है, लंबा वीडियो है मेरा, चूँकि ये स्पेशल है, सीरीज़ है। नहीं तो मेरा इरादा 5 मिनट अकेडमी के हिसाब से मैं 5 मिनट ही का वीडियो मैंने बनाने का इरादा किया था। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ के अलावा जो वीडियोज़ होंगे वो मेरे 5 मिनट के ही होंगे। डिफ़ीट हराना, डिफेक्ट खामी, डिफेंड बचाव करना, डिफ़ाइन वजाहत करना, डीप गहरा, डिफेम बदनाम करना, डेप्थ गहराई, डिज़ायर ख्वाहिश, डिस्पेयर मायूस, डिले देर करना, डिमाइज़ वफ़ात, डेमन, एक्चुअली ये डेमन है, डेकन टाइप हो गया है, इसको माज़रत के साथ मैं इसे दिखाता हूँ आपको, DMON होता है, डेमन जिन, डिनाई इनकार करना, डिड्यूस नतीजा निकालना, डीट करतूत, डेस्टिनी मुक़द्दर, डिटेक्ट खोज, एंड डिप्रेस उदास या उदास होना। एक बार मैं टेंस के एक चार्ट का इयादा करता हूँ। यहाँ देखिए, हम जब कोई भी काम कर ध्यान दें, जब हम टेंस की बात करते हैं तो काम की बात आती है, तो इसका ताल्लुक़ कम्प्लीटली वर्ब से है, तो आपको इसको वर्ब पे ख़ास ध्यान देना है। वर्ब जो इमदादी अफ़ाल हैं और जो ख़ास अफ़ाल हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिया है स्पीक से ही मैं सारे सेंटेंस जो 12 सेंटेंस बने हैं ये स्पीक ही से बने हैं। तो इसमें कोई भी जो ज़माना होता है वो 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हर ज़माने में कोई भी काम 4 तरह से होता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे, हम जैसे प्रेजेंट लेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब पास्ट लेंगे तो पास्ट के बाद इंडेफिनिट लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से फ्यूचर को हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखिए कि सब्जेक्ट सब ही सारा सब्जेक्ट मैंने ही लिया है, उसके बाद वर्ब में जो लिया है ही स्पीक्स वो बोलता है, ही स्पोक वो बोला, ही विल स्पीक वो बोलेगा। इसी तरह से ही इज़ स्पीकिंग वो बोल रहा है, ही वाज स्पीकिंग वो बोल रहा था, ही विल बी स्पीकिंग वो बोल रहा होगा। ही हैज़ स्पोकन वो बोल चुका है, ही हैड स्पोकन वो बोल चुका था, ही विल हैव स्पोकन वो बोल चुका होगा। ही हैज़ बिन स्पीकिंग वो बोलता हुआ आ रहा है 2 घंटों से 1 घंटे से, वो मैंने आगे जगह की किल्लत की वजह से नहीं लिखा है। ही हैड बिन स्पीकिंग वो बोलता हुआ आ रहा था, ही विल हैव बिन स्पीकिंग वो बोलता हुआ आ रहा होगा। तो इस तरह से हम इसको आप एक स्ट्रक्चर आपके जहन में एक नक्शा बन जाएगा। अब मैं यहाँ आपको फ़ेल माजी मुकम्मल जारी के बारे में बताऊँगा। फ़ेल माजी मुकम्मल जारी क्या है कि ये मैंने प्रेजेंट के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो देखिए
यहाँ पे आपको 2 सेंटेंस है। मैं 2 घंटों से ख़त लिख रहा हूँ। मैं 2 घंटों से ख़त लिख रहा हूँ, सॉरी मैं इसे फिर से बोलता हूँ। मैं 2 घंटों से ख़त लिख रहा हूँ और यहाँ मैं 2 घंटों से ख़त लिख रहा था। तो हमने इस पार्ट को अच्छी तरह समझ लिया है। तो इसको मैंने जब हम मैं लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग, लेकिन जब उसमें वक्त लग जाएगा तो वो हैव बीन या हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है, इसलिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, यानी फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सिर्फ हैव बीन को हमने क्या चेंज कर दिया, हैड बीन से चेंज कर दिया है। सिर्फ इतना सा चेंजिंग करने से क्या हुआ कि इसमें हमें क्या मालूम हुआ था कि मौजूदा काम, माजी में कोई काम शुरू हुआ था और मौजूदा ज़माने में काम जारी है। लेकिन इसमें क्या है कि माजी में ही काम शुरू हुआ था और माजी में ही काम जारी था। तो इस तरह के जुमलों को हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। मैं 2 घंटों से ख़त लिख रहा था। आई हैड बिन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। इसे हम आगे देखते हैं, फिर आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए जैसे वो सुबह से खेल रहा था, अगर हम पीछे मैंने जो पढ़ा है वो सुबह से खेल रहा है तो ही हैज़ बीन यहाँ पे होगा, लेकिन खेल रहा था तो हैड बीन। बस चूँकि ये कंटिन्यूअस टेंस भी है, प्रेजेंट परफेक्ट काम ख़त्म भी हो चुका और जारी भी, तो इसलिए आईएनजी फॉर्म लगी है। वो सुबह से खेल रहा था तो वो का हो जाएगा ही, खेल रहा था का हो जाएगा हैड बीन प्लेइंग, क्योंकि सिर्फ वो खेल रहा था होगा ही वॉज प्लेइंग, लेकिन वो सुबह से यहाँ हमें पता है यहाँ वक्त दे दिया गया है, तो इसलिए खेल रहा था कि अंग्रेजी होगी हैड बीन प्लेइंग। कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने सिंस और फॉर का इस्तेमाल बता दिया आप लोगों को। इसी तरह से हम 2 घंटों से मछलियाँ पकड़ रहे थे, तो मछली पकड़ने का होता है फिशिंग, फिश या कैचिंग फिश, दोनों में से आप कुछ भी इस्तेमाल करें। तो हम 2 घंटों से मछलियाँ पकड़ रहे थे, तो आपकी मर्ज़ी, आप वी लिखें या आई लिखें। वी हैड बीन फिशिंग या कैचिंग फ़िश फॉर 2 आवर्स। मारिया 3 बजे से सो रही थी, तो डेफिनेटली मारिया पहले आएगी, उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल होगा। सो रही थी, हैड बीन स्लीपिंग, कब से, 3 बजे से, सिंस 3 PM और या सिंस 3 o'clock। आपको जो अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं। इसी तरह से दूसरा अगला लाइन है, उस वक्त वो 2 महीनों से नॉवेल लिख रहे थे, तो उस वक्त का होगा एट दैट टाइम। लिख रहे थे, हैड बीन राइटिंग, वो ही हैड बीन राइटिंग, उस वक्त वो लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे, नॉवेल, तो यहाँ लिखिए अ नॉवेल, कब से, 2 महीनों से, फॉर 2 months। तो आपने देखा कितना आसान है इसे बोलना। इसी तरह से जब वो 1995 में 1995 में स्कूल आया, हम लोग पहले ही वहाँ 5 सालों से पढ़ रहे थे। तो हम क्या करेंगे कि ये सारा सब्जेक्ट है तो इसे हम पहले लिखेंगे। व्हेन ही केम टू द स्कूल इन 1995, हम लोग वी पढ़ रहे थे को पहले ले आएंगे। वी हैड बिन स्टडिंग पहले ही, तो ऑलरेडी ये एडवर्ब है, इसलिए ये हैड और बिन के बीच में आप लगा सकते हैं इसे। कितने से वहाँ देयर कितने सालों से, 5 सालों से। तो जब वो 1995 में स्कूल आया, हम लोग पहले ही वहाँ 5 सालों से पढ़ रहे थे। व्हेन ही केम टू द स्कूल इन 1995 वी हैड ऑलरेडी बिन स्टडिंग देयर फॉर 5 years। तो आपने देखा कि फेल माजी मुकम्मल जारी को बोलना कितना आसान है। देखिए, फेल माजी मुकम्मल जारी के सभी 6 जुमले, हमने एक जुमला लिया है, परिंदे सुबह से उड़ रहे थे, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, परिंदे को आप पहले ले लेंगे चूँकि सब्जेक्ट है, फाइल है द बर्ड्स। तो हम जानते हैं कि इंग्लिश में जो होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, उसके बाद ही अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, परिंदे को पहले लेंगे, द बर्ड्स उड़ रहे थे को हम पहले बना लेंगे, हैड बिन फ्लाइंग, कब से, सिंस मॉर्निंग। अब इसका अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, द बर्ड्स हैड नॉट बीन फ्लाइंग सिंस मॉर्निंग। अगर इसका यस नो क्वेश्चन बनाएंगे, हैड द बर्ड्स बीन फ्लाइंग सिंस मॉर्निंग, क्या परिंदे सुबह से उड़ रहे थे। अगर उसका यस नो क्वेश्चन का निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे हमें सिंपली नॉट ऐड कर देना है, क्या परिंदे सुबह से नहीं उड़ रहे थे। अगर हम WH क्वेश्चन के परिंदे सुबह से क्यों उड़ रहे थे तो हमें वाई शुरू में ऐड कर देना है, और अगर परिंदे सुबह से क्यों नहीं उड़ रहे थे तो यहाँ हम नॉट लगा देंगे। तो इसे देखिए, समझिए, और इस तरह से और भी आप जुमले अपनी तरफ से लें और इसके सारे 6 सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही
के ही कुछ सेंटेंसेस हैं जिसे आप लोग को खुद ही बनाने की कोशिश करनी है। देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने कलर भी कर दिया है। जो कलर कर दिया है वो आपका रेड से वो वर्ब है, जो अंडरलाइन है वो सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा, और शुरू में सारा जो है वो डेफिनेटली ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। देखिए मैं कोशिश करता हूँ वन बाय वन आप लोगों को समझाने का। बच्चा शाम से रो रहा था, तो बच्चा का लेंगे द चाइल्ड, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो रो रहा का होगा हैड बीन वीपिंग, उसके बाद शाम से तो सिंस इवनिंग, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है शाम। 5 घंटों से रो रहा था, 1 घंटे से रो रहा था, तो फॉर 1 आवर होगा। इसी तरह से कुत्ता आधी रात से नहीं भौंक रहा था, तो भौंकना का होता है बार्क होता है, तो यहाँ पे निगेटिव है नॉट लगाएंगे। पहले हम बनाएंगे कुत्ता द डॉग, उसके बाद नहीं भौंक रहा था हैड नॉट बिन बार्किंग, आधी रात से, यहाँ भी आधी रात भी है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मिडनाइट। तुम सुबह से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे थे, यू इंतज़ार नहीं कर रहे थे हैड नॉट बिन वेटिंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से वर्जिश कर रहे थे? तो यहाँ पे जैसे ही क्या से स्टार्ट हो तो ये यस नो क्वेश्चन होता है, और उस सेंटेंस में जो पार्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब आया है उसे आपको जुमले के शुरू में ले आना है। तो आप हैड पहले ले आइए, हैड यू बिन टेकिंग एन एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। मरीज़ 2 दिनों से कड़वी दवा नहीं ले रहा था, मरीज़ सब्जेक्ट है, द पेशेंट उसके बाद नहीं ले रहा था हैड नॉट बिन टेकिंग, कौन सी मेडिसिन, कड़वी दवा, बिटर मेडिसिन, कब से, 2 दिनों से, फॉर 2 डेज़। तुम्हारा दोस्त तुम्हें 2 दिनों से धोखा क्यों दे रहा था, तो यहाँ पे क्यों आया है तो वाई से शुरू कर दीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए। जो जनरल रूल है यस नो WH क्वेश्चन बनाने का, वाई हैड योर फ्रेंड बिन चीटिंग, धोखा देना चीटिंग, वाई हैड योर फ्रेंड बिन चीटिंग यू, आपको तुम्हें कितने दिनों से, 2 दिनों से, फॉर 2 डेज़। इसी तरह से क्या चांद शाम से चमक रहा था, ये क्वेश्चन है, तो क्या है तो ये हैड से स्टार्ट हो जाएगा, हैड द मून बिन शाइनिंग सिंस इवनिंग। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इस ऑडियो को हमारे और इस पोर्शन को बार बार देखेंगे तो आप लोगों को समझ। अब वक्त आ गया है ये कुछ नए अल्फाज सीखते हैं। डिस्चार्ज खारिज करना, डिस्क्लोज यहाँ कर देना, डिसऑर्डर खराबी, डिस्प्यूट तकरार करना, डिस्टेंस फासला, डिस्टॉर्ट शक्ल बिगाड़ना, डिच खाई डाइव गोता लगाना, डिसमिस रुखसत, डिस्पर्स मुंतशिर होना, डिस्काउंट रियायत, डिस्कवर दरियाफ्त करना, डिस्कस बहस करना, डिजीज़ मर्ज, डिस्गाइज भेस बदलना, डिवोट वक्फ करना। अखबार की सुर्खियों को कैसे समझें। दरअसल होता है क्या है कि अखबार की जो सुर्खियाँ होती हैं उनका ग्रामर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। कहीं हाल को माजी में तो कहीं हाल को मुस्तक़बिल में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मैं 3-4 स्लाइड की मदद से आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कोई भी फ़ेल माजी मुतलक का जो जुमला होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट का जो जुमला होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया जाता है। जो माजी का सेंड होता है उसे हाल में इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत गया, तो जीत गया क्या होगा, 1 होना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। लेकिन जब इस न्यूज़पेपर का हेडिंग होगा तो उसे वो लिखा जाएगा इंग्लैंड विंस, इंग्लैंड 1 नहीं होगा, इंग्लैंड विंस द वर्ल्ड कप। इसी तरह से अगर हिंदुस्तानी सदर ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया तो विजिटेड होना चाहिए था, दौरा किया क्या, लेकिन ये विजिटेड नहीं होगा बल्कि विजिट्स होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिट्स अफ़गानिस्तान। इसी तरह से अगर कोई ख़बर पिछले दिनों की छपी है कि शौहर ने अपने बीवी का कत्ल कर दिया, तो किल्ड ना होके क्या हो जाएगा, अ हस्बैंड किल्स हिज वाइफ हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इसी तरह से अगर फ्यूचर इंडेफिनिट हो, जैसे वो आएगा, वो जाएगा, वो करेगा, आम तौर से अखबारात में फ्यूचर की बातें बहुत सारी होती हैं, तो वो विल के साथ स्टार्ट नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान बांग्लादेश की मदद करेगा, तो इंडिया विल सपोर्ट ना हो कि इंडिया टू सपोर्ट बांग्लादेश। इस तरह से लोड शेडिंग कल से शुरू हो जाएगी, मतलब बिजली की किल्लत कल से, बिजली कल से कम मिलेगी। तो लोड शेडिंग विल स्टार्ट नहीं होकर टू स्टार्ट टुमारो हो जाएगा। कल की बात है लेकिन इसमें विल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसी तरह से अगर कोई चीज़ जो है जारी हालत में है, कंटिन्यूस में है, तो आमतौर से कौन सा वर्ब इस्तेमाल करते हैं हम, V4 वर्ब की चौथी शक्ल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हेडिंग में वैसे नहीं होता है। इमदादी वर्ब का इस्तेमाल जो है वो नहीं होगा। जैसे बर्मा मुसलमानों को मौत के घाट उतार रहा है, तो बर्मा किलिंग है ना, इस किलिंग नहीं होकर सिर्फ किलिंग लिख दिया गया। यूक्रेन में अभी तक जंग जारी है, तो वार स्टिल गोइंग ऑन यूक्रेन है ना, इस ना लिख करके गोइंग ऑन इन यूक्रेन हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से
पैसिव वॉइस जो हम लोगों ने, जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोज़ में बहुत समझाया है, जिसमें वर्ब कोई काम नहीं करता है बल्कि जो काम हो चुका होता है उसके बारे में वो बताया जाता है। तो उसमें इमदादी वर्ब जो है एम इज़ आर वर्ब बी, हाँ वर्ब बी जो होता है एम इज़ आर वाज वर्ब बी बिन बीइंग, इनका इस्तेमाल होता है। तो वो इसमें इस्तेमाल नहीं होता। जैसे सड़क हादसे में जैसे सड़क हादसे में 4 आदमी हिलाक हो गए, तो हिलाक हो गए यहाँ पर 4 men किल्ड, मतलब 4 men ने किसी को मारा नहीं, यहाँ 4 men मरे हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए था 4 men वर किल्ड, लेकिन यहाँ पे वर किल्ड ना होके वर को हटा दिया गया है, सिर्फ किल्ड है। इसी तरह से गाड़ी में एक आदमी मुर्दा पाया गया, तो अ मैन वाज फाउंड ना होके सिर्फ ए मैन फाउंड करके हम अखबार की सुर्खी को लगा दिया जाता है। चलिए अब जो है यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, इसको आप लोगों को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी है। मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। यहाँ पे तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, तो तुमने का होगा यू, चूँकि काम मुकम्मल हो गया है तो हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तुमने अपना काम कल पूरा किया, तो ये भी कंप्लीट हुआ, लेकिन कल हुआ। जब टाइम आ जाए, पीरियड आ जाए, तो वो फिर हैव या हैज़ नहीं होगा, उसमें सिंपली वर्ब की दूसरी शक्ल होगी। यू कंप्लीटेड योर वर्क यस्टरडे। वो सोमवार से बीमार है, ही हैज़ बिन इल सिंस मंडे। वो इस कॉलेज में 3 साल पढ़ा चुके हैं। ही हैज़ बिन टॉट इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। अभी अभी 7 बजे हैं। इट हैज़, यहाँ पे इट से स्टार्ट होगा। इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 7। क्या आप कभी सऊदी अरब गए हैं? तो इस तरह के जुमले में बिन का इस्तेमाल होता है। तो कभी का होता है एवर। तो क्या सऊदी अरब गए हैं, ये आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसमें क्या से स्टार्ट हुआ है, तो हैव से स्टार्ट हो जाएगा। हैव यू एवर बिन टू सऊदी अरब? वो 3 घंटों से पढ़ रही थी। तो यहाँ पे कंटिन्यूस जुमला है, पास्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। शी हैड बिन रीडिंग फॉर 3 hours। शी हैड बिन रीडिंग, शी हैड बिन स्टडिंग फॉर 3 hours। लिफ्ट ख़राब हो चुकी है। द लिफ्ट हैज़ ब्रोकन डाउन। सूरज ज़मीन के चारों तरफ घूमती है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। हम इस घर में 2006 से रह रहे हैं। वी हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2006। मैं यहाँ सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो देख रहे हैं कि ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। आई हैड बिन वेटिंग यू हेयर सिंस मॉर्निंग। चलिए ठीक है, इस तरह के और भी जुमले बनाइए। अब यहाँ पे कुछ जुमलों को हम देखते हैं। जैसे हम बाग जाएंगे, नासिर सच बोलेगा, 1 हफ्ते में ईद आ जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि इस जुमलों में गागेगी लगा हुआ, ये फ्यूचर टेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का। तो जब उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिसमें गागेगी लगा हो, लेकिन उसके पहले कोई वाज़ह अलामत, जैसे रहा, रही, चुका, चुकी, ये सब नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सिर्फ गागेगी रहेगा। तो इस तरह के जुमले को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट था ना, वैसे फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे हम बाग जाएंगे, तो वी जाएंगे, तो यहाँ पर शैल लगेगा। गो वर्ब है जाना। वी शैल गो टू द गार्डन। नासिर सच बोलेगा, नासिर विल स्पीक द ट्रूथ। 1 हफ्ते में ईद आ जाएगी, इट विल बी ईद इन अ वीक। तो इस तरह के जुमले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल होता है, और तब वर्ब की हमेशा पहली शक्ल आती है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, शैल और विल आई और वी के साथ शैल लगता है, और बकिया उसके बाद दूसरे प्रोनाउंस के साथ जो है वो क्या लगता है, या नाउंस के साथ क्या लगता है, विल लगता है। लेकिन आमतौर से अब शैल का इस्तेमाल ख़त्म होता जा रहा है और विल का इस्तेमाल ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो हमने क्या देखा कि जनरल स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट था, उसके बाद शैल विल था, उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल। तो हमने देखा कि इस टेंस में जो इमदादी फ़ेल होगा वो शैल या विल होगा, और ख़ास फ़ेल जो होगा वो वर्ब की पहली शक्ल होगी। और इस तरह के जुमलों को पहचानना बहुत आसान है। गागेगी जुमले के आखिर में लगा रहेगा, और उसके पहले कोई वाज़ह अलामत, रहा, रही, चुका, चुकी वगैरह ये सब नहीं रहेगा। जैसे वो मुझे फ़ोन करेगी, तो वह का होगा शी, फिर उसका वर्ब लगाइए फ़ोन करेगी, विल कॉल, मुझे, मी। ऑब्जेक्ट है, इसलिए कभी भी यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पर मी होगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इसी तरह से मैं का होगा आई, नहीं बोलूँगा, विल नॉट टेल अ लाई। झूठ बोलना टेल अ लाई होता है, आई विल नॉट टेल अ लाई। क्या तुम बड़ों की इज्जत करोगे? तो यहाँ पे क्या से स्टार्ट हुआ है, तो
तो आप विल से स्टार्ट कर दीजिए। मैंने बताया था कि यस नो क्वेश्चन में उस सेंटेंस में, उस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आया है उसको हम जुमले के शुरू में रखते हैं। तो यहाँ पे विल का इस्तेमाल होगा। तो विल यू रेस्पेक्ट द एल्डर्स, वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगी, शी विल कंटिन्यू हर स्टडीज़। अब यहाँ पे हमने एक जुमला लिया है फ़ेल मुस्तक़िल मुतलक़ का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, और उससे आपको बकिया 6 जुमले बनाने हैं। पहला जुमला क्या है, वो जुर्माना अदा करेगा। तो हमें जुर्माना अदा करना का क्या होता है, अदा करना का होता है पे, जुर्माना का होता है फ़ाइन, जुर्माना अदा करना पे द फ़ाइन। तो अब देखिए कितना आसान है, ही को पहले ले आएंगे, उसके बाद विल लगेगा, ही विल पे द फ़ाइन। इसी तरह से अगर निगेटिव बनाएंगे, वो जुर्माना अदा नहीं करेगा, ही विल नॉट पे द फ़ाइन, क्या वो जुर्माना अदा करेगा, विल ही पे द फ़ाइन, क्या वो जुर्माना अदा नहीं करेगा, विल ही नॉट पे द फ़ाइन, वो जुर्माना कब अदा करेगा, व्हेन विल ही पे द फ़ाइन, और वो जुर्माना क्यों नहीं अदा करेगा, वाई विल ही नॉट पे द फ़ाइन। तो इस तरह से आप फ़ेल मुस्तक़िल मुतलक़ के बहुत सारे जुमले आप बनाइए, कोशिश कीजिए। देखिए अब कुछ इस्तेमाल देखते हैं। इस ज़माने का इस्तेमाल ऐसी चीज़ों को बताने में किया जाता है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। ये मुस्तक़बिल की किसी हकीकत को बताता है, जो चीज़ हो के रहेगी, वो आप इसको यहाँ पे फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब शैल और विल इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, शैल या विल इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल लगा दीजिए। जैसे मैं अगले साल 50 साल का हो जाऊँगा, है ना, मैं अगले साल 50 साल का हो जाऊँगा। तो मैं का होगा आई के साथ शैल लगता है, आई विल लगा दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। हूँगा का बी होता है, तो आई शैल बी 50 नेक्स्ट ईयर। इसी तरह से 1 महीने में गर्मी की छुट्टी आ जाएगी, मतलब आके रहेगी, है ना। तो ये आप इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इट से स्टार्ट होता है इस तरह के जुमले। इट विल बी समर वैकेशन इन ए मंथ। हमें अपने इम्तहान का नतीजा जुलाई में पता चलेगा, ये जुलाई में पता चलेगा ही चलेगा हर हाल में। तो क्या होगा, हम इससे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। वी विल नो आवर एग्ज़ाम रिज़ल्ट इन जुलाई। ठीक है, आगे देखिए। इसी तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि हम फ़ेल मुस्तक़िल मुतलक़ का इस्तेमाल उस वक्त भी करते हैं जब हम ये सोच रहे हैं, यकीन कर रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में होगा, है ना। जैसे मैं सोचता हूँ कि ब्राज़ील वर्ल्ड कप फाइनल जीतेगा, ये मेरा सोच है और पूरी उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा। तो हम इस तरह के टेंस को भी हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ब्राज़ील सब्जेक्ट है, उसके बाद जीतेगा विल विन। मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मुझे यकीन है कि तुम्हें फ़र्स्ट क्लास आएगा, मतलब तुमने जो मेहनत की है, तुमने जितना अच्छा लिखा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये चीज़ आने वाले वक्त में होगा। तो हम इसे, तो क्या है कि यू विल गेट अ फर्स्ट क्लास। इस तरह के जुमले जो होते हैं ना, अक्सर उसमें आई थिंक, आई होप, आई एक्सपेक्ट वगैरह जैसे फ्रेजेस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ का यूज़ कर रहे हैं। तीसरा यूज़ देखें, एक जुमला लेते हैं। देखिए, बारिश हो रही है, मैं छाता ले लेता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि हम जब बात कर रहे हैं और फ़ैसला करते हैं, ऐसे आने वाले वक्त के लिए कुछ फ़ैसला कर लेते हैं, जैसे मैं छाता ले लेता हूँ, मतलब मैं छाता लूँगा। तो वहाँ पे इट इज़ रेनिंग, आई टेक अम्ब्रेला ना बोल के बारिश हो रही, आई विल टेक एन अम्ब्रेला आप इस्तेमाल कीजिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत खूबसूरत लगेगा। इसी तरह से देखिए, ऐसा लगता है कि वह अभी बहुत मशगूल है, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, मतलब आने वाले वक्त में वो मैं इंतज़ार करूँगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, है ना, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ भी है, तो आप आई वेट ना लिख के आई विल वेट बोल सकते हैं। इट सीम्स ही इज़ वेरी बिजी एट दिस मोमेंट, नो मैटर। आप कलर पे ध्यान दीजिए और इंग्लिश समझने में और भी आपको आसानी होगी। और देखिए, अगर हम उसी शैल को या विल को आई के साथ इस्तेमाल करते हैं और जुमले के शुरू में इस्तेमाल करते हैं, तो एक तरह से हम किसी की राय, मशवरा या पेशकश जानना चाहते हैं। जैसे अगर हम किसी से मशवरा किया, मैं दरवाज़ा खोलूँ, तो आप शैल आई से इस्तेमाल कर लीजिए। हम आज रात कहाँ जाएंगे, ये हम मशवरा कर रहे हैं ना, तो यहाँ हमने पेशकश किया था, यहाँ मशवरा कर रहे हैं, तो शैल वी से स्टार्ट होगा। चूँकि ये क्वेश्चन WH है, इसलिए वी आर जुमले में आया है ना। इसी तरह से एक मुस्तक़बिल में अगर हमको किसी काम को करने का हमने फ़ैसला पहले कर लिया है, तो वहाँ पे आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल नहीं करके आप गोइंग टू प्लस V1 का इस्तेमाल कीजिए, वर्ब की पहली शक्ल। ये हमने स्ट्रक्चर आपको पहले या दूसरे वीडियो में मैंने बताया है। जैसे देखिए, अगर हम एक क्वेश्चन है, वाई डू यू वांट टू सेल योर मोटर बाइक, आप अपना मोटर बाइक क्यों बेचना चाहते हैं, तो इसने फ़ैसला कर लिया है कि मैं कार ख़रीदूँगा। तो ये फ़ैसला हो गया है, परफेक्ट फ़ैसला है, फाइनल डिसीजन है। तो आई विल बाई ए कार ना बोल के आप बोलिए आई एम गोइंग टू बाई ए कार। ये भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही है, लेकिन गोइंग टू आपके जुमले की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के शैल और विल को अगर हम
जुमले के शुरू में शैल आई और विल आई का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी सूरत में हम किसी को मशवरा देना चाहते हैं या पेशकश किसी को पेशकश देना चाहते हैं, तो मशवरा और पेशकश के लिए हम जुमले के शुरू में शैल आई या विल आई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या मैं दरवाज़ा खोलूं, तो मैं अपनी खिदमत के लिए पेशकश कर रहा हूं, तो हम जुमले की शुरुआत करेंगे शैल आई ओपन द डोर। इसी तरह से आज रात हम कहाँ जाएंगे, तो ये हम मशवरा कर रहे हैं, तो वेयर शैल वी गो टू नाइट, आज रात हम कहाँ जाएंगे। वेयर से स्टार्ट हुआ है चूँकि ये WH क्वेश्चन है। और अगर हमने मुस्तकबिल में किसी काम को करने का फ़ैसला पहले से कर रखा है, तो शैल विल प्लस V1 के जगह पे हम कौन से स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, गोइंग प्लस V1 इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन अगर मैंने क्वेश्चन पूछा किसी से, वाई डू यू वांट टू सेल योर मोटर बाइक, तुम अपना मोटर बाइक क्यों बेचना चाहते हो, तो उसका प्लान है पहले ही से कि वो कार ख़रीदेगा। वो कह रहा है आई एम गोइंग टू बाई ए कार, मतलब मैं कार ख़रीदूँगा। यहाँ पर विल नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये मुस्तकबिल करीब में उसके काम करने का फ़ैसला उसने ले रखा है, तो यहाँ पे हम विल और शैल की जगह पर गोइंग टू और उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से गोइंग टू प्लस V1 का इस्तेमाल हम उस वक्त भी करते हैं जब मौजूदा माहौल को देखकर ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल में जल्द ही कोई काम होगा। इसे ऐसे समझिए, लुक एट द क्लाउड्स, बादलों को देखो, इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है, बारिश होगी। तो ये ऐसा लगता है बादलों को देखकर कि बारिश होगी, तो हम यहाँ पर गोइंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से द बोट इज़ फुल ऑफ वाटर, कश्ती पानी से भर गई है। तो जब कश्ती पानी से भर गई है तो मतलब ये लगता है डूबने वाली है, तो ये डूब जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ गोइंग टू सिंक, ये डूबने जा रही है, मतलब ये डूब जाएगी। तो इस तरह से हम शैल और विल की जगह पर गोइंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर मुस्तकबिल करीब में कोई काम करने का इरादा हो तो हम अबाउट टू का भी इस्तेमाल करते हैं, आई एम अबाउट टू, है ना। जैसे देखिए, माई होमवर्क इज़ नॉट कम्प्लीटेड, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, तो आई एम अबाउट टू कम्प्लीट, मैं इसे मुकम्मल करने वाला हूँ, मतलब मैं इसे मुकम्मल करूँगा। अगर मैंने पिछले वीडियो में आई वॉज अबाउट टू भी मैं करने वाला था, तो ये हो जाएगा, जब वॉज लगाएंगे तो करने वाला था, और एम लगाएंगे, एम अबाउट लगाएंगे तो मैं करने वाला हूँ। अब यहाँ पर फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक के कुछ जुमले हैं जिन्हें आपको इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करनी है। पहले आप खुद कोशिश कीजिए, इसको वीडियो को रोक करके इसको बोलने की और लिखिए नोटबुक में। चूँकि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने पास एक कॉपी रखिएगा, तो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाएंगे। देखिए, मेरी माँ अब खाना खाएगी, अब मैं घर जाऊंगा। इसमें जो रेड कलर है वो सारा का सारा जो है ये है अफ़ाल हैं, फ़ेल हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब और निगेटिव वर्ड, क्वेश्चन WH क्वेश्चन वर्ड सारे शामिल हैं। और ये शुरू में जो है इस कलर से जो है वो आपका फ़ाइल है। मेरी माँ अब खाना खाएगी, तो सारे के सारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हैं। तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, माई मदर खाएगी, विल ईट अब नाउ, अब मैं घर जाऊंगा, आई विल गो होम नाउ। वो हवाई जहाज़ से अमेरिका जाएगी, तो वो का हो गया शी, जाएगी का होगा शी विल गो, कहाँ जाएगी, टू अमेरिका, किस चीज़ से, प्लेन से, बाई प्लेन। आज हमारे मेहमान आएंगे, टुडे आवर गेस्ट विल कम, या आवर गेस्ट विल कम टुडे, बाद में भी टुडे लिख सकते हैं। इसी तरह से क्या वो आपको कुछ कलम देंगे, यहाँ पे क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हम जुमला विल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वो आ रहा है। विल ही गिव यू सम पेन्स, ये लड़के सोमवार को फुटबॉल खेलेंगे, तो ये लड़के दीज बॉयज़ विल प्ले फुटबॉल ऑन मंडे, वो कौन सी मेज़ तोड़ेगा, तो कौन सी मेज़ को पहले लीजिए। विच टेबल विल ही ब्रेक, शगुफ्ता कौन सा गाना गाएगी, तो कौन सा गाना को पहले ले लेंगे। विच सॉन्ग विल शगुफ्ता सिंग, वो कितनी किताबें ख़रीदेगा, कितनी किताबें, हाउ मैनी किताबें, कितनी, हाउ मैनी किताबें, बुक्स, हाउ मैनी बुक्स विल ही बाई, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ोगे। वाई विल यू नॉट रीड द बुक, क्या तुम बड़ों की इज़्ज़त नहीं करोगे। तो यहाँ पर जुमला क्या से स्टार्ट हुआ है, तो हम इंग्लिश में विल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यू के साथ विल आता है। तो विल यू नॉट रिस्पेक्ट एल्डर्स, क्या आप ये किताबें पढ़ेंगे। विल यू रीड दिस बुक। तो इस तरह से ढेर सारे आप फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को उर्दू में लिख करके उसकी इंग्लिश बना सकते हैं, इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
चलिए एक बार फिर से हम अपने वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्योर इलाज, चॉइस मर्ज़ी, पसंद चूज़ इंतखाब करना, क्लेम दावा, क्लॉ पंजा, किले चिकनी मिट्टी, कंप्यूट शुमार करना, कंसील छिपाना, कंसीटेड खुद पसंदाना, कर्व खमीदा मुड़ा, क्रूक मुजरिम बदमाश, क्रिएटर खालिक, करेज हौसला, कोर्ट डरबा पनागा, करप्ट रुश्वतखोर, कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा, कंस्टिपेशन कब्ज़, कंसर्न ताल्लुक़। फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ का एक और इस्तेमाल दे करके मैं फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ को मैं ख़त्म करता हूँ। इसका ये मशरूत इस्तेमाल है। मशरूत इस्तेमाल क्या होता है कि जुमला इफ़ से स्टार्ट होता है, फिर एक कंडीशन होती है कि अगर ऐसा होगा तो उसका रिज़ल्ट जो होगा, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं, जो कंडीशन होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जो रिज़ल्ट होने वाला होता है उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करेंगे, मतलब विल के साथ इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर बारिश होती है यानी बारिश होगी तो मैं घर पे रहूँगा, मतलब बारिश अगर नहीं होगी तो नहीं रहूँगा। तो अगर बारिश होती है तो अगर को हम इफ़ से शुरू करेंगे, बारिश होती है यानी होगी तो इसमें विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इफ़ इट रेन्स, लेकिन पढ़ेंगे तर्जुमा में अगर बारिश होगी या अगर बारिश होती है तब मैं घर पे रहूँगा। यहाँ पर तब लिखा हुआ उर्दू में रहे भी तो भी हमें देन नहीं लिखना है। आई विल स्टे एट होम, मैं घर पे रुकूँगा। इसको आगे देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस से। देखिए, अगर मैं लॉटरी जीतूँगा मैं एक कार ख़रीदूँगा। तो यहाँ पर अगर कंडीशनल जो है उसके बाद जो आया है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और जब वो जो काम हम रिज़ल्ट होगा, नतीजा होगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। अगर मैं लॉटरी जीतूँगा मैं कार ख़रीदूँगा। इफ़ आई विन द लॉटरी आई विल बाई अ कार। इसी तरह से इफ़ आई गो टू बेड राइट नाउ आई विल नॉट रीड। अगर मैं अभी बिस्तर पे चला जाऊँगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। तो ठीक है, ये पहला सेंटेंस में विल नहीं, पहले वाले पार्ट में जो है ये विल नहीं है। इफ़ यू आर फ्री आई विल इन्वाइट यू। अगर आप फ्री हैं तो मैं आपको इनवाइट करूंगा। इफ़ इट रेन्स टुमारो व्हाट विल यू डू। अगर कल बारिश होती है यानी आने वाला कल, अगर कल बारिश होगी तो आप क्या करेंगे। तो ये देखा हमने कि कंडीशन और रिजल्ट का जो है इफ़ का इस्तेमाल फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कितना खूबसूरत है। चलिए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है वेदर और का। रोज़मर्रा गुफ्तगू में हम अक्सर सामने वालों को दो चीज़ों में से एक का इंतखाब करने के लिए आमादा करते हैं। उसके लिए हमें ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ता है। तुम इसे पसंद करो या ना करो, तुम्हें इसे खाना पड़ेगा। यहाँ पर चाहे जो है आ सकता है जुमले में, नहीं भी आ सकता है। तो यहाँ पे चाहे तुम इसे पसंद करो या ना करो, वेदर यू लाइक इट यहाँ पर या का हो जाएगा, और वेदर यू लाइक इट और नॉट यू विल हैव टू ईट इट, आपको इसे खाना पड़ेगा। वेदर यू डाई और लिव इट्स ऑल द सेम टू मी, तुम जिंदा रहो मरो या ज़िंदा रहो मेरे लिए बराबर है। वेदर यू लिसन टू मी और नॉट नो प्रॉब्लम, मेरी बात आप सुने ना सुने मुझे कोई मसला नहीं है। वेदर यू टेक शुगर और नॉट यू विल इन्जॉय इट, आप इस चीनी के साथ इसे लें या ना लें आप इसे इन्जॉय करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन जिसे उर्दू में मुतल्लक़ा ज़मीर कहते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली ये मुतल्लक़ा ज़मीर जो है ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने जब पढ़ा होगा हु, WHO, हु का माना क्या होता है, कौन भी होता है, जो भी होता है। तो यहाँ पे जो है ये किसी इस्म के बदले में इस्तेमाल होगा, कौन तो ठीक है। तो इसी मुतल्लक़ा ज़मीर को इस्तेमाल कैसे करते हैं, यहाँ पे हम दो सेंटेंसेस लेंगे फिर उसको एक सेंटेंस में बोलने की कोशिश करेंगे। हमने एक लड़का देखा, मतलब मैंने एक लड़का, हम लोगों ने एक लड़का देखा, उसका कुत्ता भाग गया था। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अगर अलग अलग बोलते हैं बहुत आसान है। हमने एक लड़का देखा, वी सॉ अ बॉय, ठीक है, उसका कुत्ता भाग गया था, हिज डॉग हैड रन अवे। तो यहाँ पे हिज जो है किसके लिए आ रहा है, बॉय के लिए आ रहा है। किसका कुत्ता, इस लड़के का, बॉय का कुत्ता। अब वी सॉ अ बॉय हिज डॉग हैड रन अवे। अब अगर इसे उर्दू में हम बोलते हैं, इस दोनों को जोड़ के, हमने एक लड़का देखा उसका कुत्ता भाग गया था, कैसे बोल सकते हैं, इस तरह से, हमने एक लड़के को देखा या हमने एक लड़का देखा जिसका कुत्ता भाग गया था। तो उसका की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, जुमले को जो हमने जोड़ा तो ये जिसका आ गया, मतलब उसका को रिप्लेस जिसका ने कर दिया। तो इसी तरह से इंग्लिश में यहाँ पर जो हिज आएगा, हिज को रिप्लेस कर देगा हुज। हुज माने किसका, जिसका। तो इसे अब इंग्लिश में बोलेंगे हम, वी सॉ अ बॉय हुज डॉग हैड रन अवे। हम लोगों ने एक लड़के को देखा जिसका कुत्ता जो है भाग गया था। तो यहाँ पे हुज जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये बॉय के बदले में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर इसका मतलब होगा जिसका। अब और देखें आगे,
दो सेंटेंसेस और लेते हैं। आई नो सम बॉयज़, मैं कुछ लड़कों को जानता हूँ। देयर स्कूल इज़ नेक्स्ट टू आवर्स, उसका स्कूल जो है हमारे बाद है। तो यहाँ पर मैं कुछ लड़कों को जानता हूँ जिसका स्कूल हमारे पास करीब में है, तो हम कैसे बोलेंगे इसको, कोशिश कीजिए बोलने की। आई नो सम बॉयज़, यहाँ पे फुल स्टॉप हटेगा, देयर को हटा के हुज लगा देंगे। आई नो सम बॉयज़ हुज स्कूल इज़ नेक्स्ट टू आवर्स। ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये एक्चुअली नाउन का जो नाउन उसके जस्ट पहले जो नाउन इस्तेमाल होता है वो नाउन पीपल हो, प्लेस हो, थिंग्स हो, एनिमल हो, आइडियाज़ हो सकते हैं। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, आई नो सम बॉयज़ हुज स्कूल इज़ नेक्स्ट टू आवर्स। इसी तरह से यहाँ देखिए, वी सॉ 3 men, हम लोगों ने 3 आदमियों को देखा। वी सॉ 3 men हुज बोट वाज सिंकिंग, जिनकी कश्ती डूब रही थी। डैट इज़ द बॉय, यहाँ पर देखिए हुज बाइसिकल, जिसकी साइकिल आई बोरोड, इसको कैसे बोलेंगे, डैट इज़ द बॉय वो लड़का है, आई बोरोड हिज बाइसिकल मैंने उसकी साइकिल ख़रीदी। इसे हम एक साथ कैसे बोलेंगे, डैट इज़ द बॉय वो लड़का है, हुज बाइसिकल जिसकी बाइसिकल, हुज बाइसिकल पहले आ जाएगा, आई बोरोड को बाद में ले लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। इसको फिर आगे और देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 सेंटेंसेस लेते हैं। मिसेज़ माया इज़ आवर टीचर, मिसेज़ माया हमारी उस्ताद हैं। हर होम इज़ इन हीरापुर, उनका होम हीरापुर में। हम कैसे बोलेंगे, मिसेज़ माया हुज होम इज़ इन हीरापुर इज़ आवर टीचर। देखिए कितने खूबसूरती से हुज को माया के जस्ट बाद हुज का इस्तेमाल किया गया है रिलेटिव प्रोनाउन का। और यहाँ पे मिसेज़ माया हुज होम इज़ इन हीरापुर, फिर कॉमा लगा देंगे, इज़ आवर टीचर। मिसेज़ माया जो हीरापुर में जिनका घर है हमारी टीचर हैं। अब आप इनको दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ के बोलिए। देखिए मैं कोशिश करता हूँ। द हेड मास्टर वॉज वेरी काइंड टू अस, हेड मास्टर बहुत मेहरबान थे हम लोगों पर। हिज नेम इज़ मिस्टर शाहिद, तो कैसे बोलेंगे, द हेड मास्टर हुज नेम इज़ मिस्टर शाहिद कॉमा वॉज वेरी काइंड टू अस। फिर इसी तरह द पुलिस मैन वॉज वेरी एंग्री, पुलिस मैन बहुत एंग्री था। हिज हैट हैड बीन स्टोलन, उसका हैट चुरा लिया गया था। तो हमें कैसे बोलेंगे, द पुलिस मैन हुज हैट हैड बीन स्टोलन कॉमा वॉज वेरी एंग्री। ठीक है, आगे देखते हैं। हिज फादर गोज़ टू वर्क बाई कार, उसके फादर काम कार से जाते हैं। हिज ऑफिस इज इन बैंक मोड, उनका ऑफिस बैंक मोड में है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, हिज फादर, तुरंत यहाँ ये हिज फादर हुज ऑफिस इज़ इन बैंक मोड कॉमा गोज़ टू वर्क बाई कार। ठीक है, तो ये हुज का इस्तेमाल हो गया सेंटेंस को जोड़ने पर। चलिए अब जो है हम अपनी बात को जल्दी जल्दी ख़त्म करके 2 टेंसेस मज़ीद पढ़ाएंगे। और उसके बाद जो लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उससे मैंने इसमें नहीं बताया है, वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ये जो टेंस है देखिए यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ये यहाँ पे 3 सेंटेंसेस हैं। आप ये सेंटेंसेस और ये दोनों पढ़ चुके हैं। जैसे ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, अगर इसकी जगह पर अगर हम वाज लगा देते हैं, ही वाज ड्रिंकिंग वाटर, तो ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर मतलब वो पानी पी रहा है, मतलब काम जारी है। अगर इसको वाज में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा वो पानी पी रहा था, मतलब काम जारी था। लेकिन अगर उसको हम इज़ या वाज को हटा के विल बी कर देते हैं तो क्या होगा, ही विल बी ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा होगा। तो ये काम फ्यूचर कंटिन्यूअस मत है, मतलब मुस्तक़बिल में जारी रहेगा। तो तीनों इसमें हम क्या देखते हैं, इमदादी फ़ेल में क्या चेंजिंग देखते हैं। इमदादी फ़ेल में देखते हैं कि प्रेजेंट में इस था तो पास्ट में वाज हो गया और फ्यूचर में विल बी हो गया। और मेन वर्ब जो है वो कंटिन्यूअस है, तो ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग, कोई तब्दीली नहीं आई। तीनों जुमलों में काम जारी है, इसलिए वर्ब की चौथी शक्ल V4 यानी ING फॉर्म का इस्तेमाल होगा, यानी ख़ास फ़ेल में कोई तब्दीली नहीं। इमदादी फ़ेल में जो है, चूँकि ये दोनों हम टेंस पढ़ चुके हैं, ये लास्ट वाला पढ़ाना मकसूद है, तो यहाँ पे हमने विल बी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, फ़ेल मुस्तक़बिल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया, फ़ेल मुस्तक़बिल जारी। देखिए उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे वगैरह है, उन्हें हम फ़ेल मुस्तक़बिल जारी कहते हैं। इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस फ़ेल से हमें पता चलता है कि मुस्तक़बिल में काम जारी रहेगा। जिस तरह से प्रेजेंट में काम जारी है, मैं बोल रहा हूँ, प्रेजेंट पास्ट में काम जारी था, मैं बोल रहा था, इस तरह फ्यूचर में भी काम जारी रहेगा। जैसे आने वाले वक्त में वो पानी पी रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे विल बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की चौथी शक्ल लगाएंगे। लड़का पतंग उड़ा रहा होगा, लड़का द बॉय
उड़ाना का होगा फ्लाई, तो फ्लाइंग होगा, उसके पहले हेल्पिंग और विल बी होगा। वो फूल तोड़ रहा होगा तो क्या होगा, ही होगा, उससे विल बी होगा, फिर वर्ब की चौथी शक्ल होगी। तो हमने क्या देखा कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद विल या शैल जो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, प्रोनाउन के हिसाब से आएगा, उसके बाद बी का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वर्ब की चौथी शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही आसान है, इसे आप देखिए बार बार। और ये पीछे जो मैंने दिया है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से मुआवजा कीजिए तो तुरंत आपको बात समझ आ जाएगी। यहाँ कलर का डिफरेंशिएशन जो है वो भी आपको इसमें काफ़ी मददगार साबित होगा इंशाअल्लाह। आगे देखते हैं। अब ये जो है कोई काम जो मुस्तक़बिल में जारी रहेगा तो उसके 6 तरह से हम उसको बोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ इतवार तक रुकूंगा, या रुका रहूँगा, ये आप हटा दीजिए, रुका रहूँगा। तो क्या होगा इसका, मैं आई स्टे ठहरना होता है तो स्टेइंग होगा, आई विल बी स्टेइंग हियर। फिर आप अदर वर्ड्स में जो लिखना है लिखिए, आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे, मैं यहाँ संडे तक रुका रहूँगा। और इसका नेगेटिव बनाएंगे, आई विल नॉट बी स्टेइंग हियर टिल संडे, क्या मैं यहाँ संडे तक रुका रहूँगा। ये सारे के सारे सेंटेंस में मैं क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया हूँ, इस चारों में क्वेश्चन मार्क आप सबके साथ लगा दीजिए। तो विल आई बी स्टेइंग हियर टिल संडे, क्या मैं यहाँ संडे तक रुका रहूँगा। वॉन्ट आई बी स्टेइंग हियर टिल संडे, क्या मैं यहाँ संडे तक रुका हुआ नहीं रहूँगा। वाई विल बी आई स्टेइंग हियर टिल संडे, मैं यहाँ संडे तक क्या रुका रहूँगा। वाई वॉन्ट बी या वाई विल नॉट बी आई स्टेइंग हियर टिल संडे, मैं यहाँ संडे तक रुका क्यों नहीं रहूँगा। तो बहुत ही आसान है, आप देख रहे हैं कि कैसे ये जो है पिंक कलर से जो लिखा हुआ है विल बी, वॉन्ट बी, वाई विल बी, इस तरह कैसे चेंजिंग हो रहा है। ये जनरल रूल है निगेटिव बनाने का, यस नो क्वेश्चन बनाने का और WH क्वेश्चन बनाने का, जो यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। चलिए, मंदरजा झैल जुमलों को इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। लड़का पतंग उड़ा रहा होगा तो क्या बनाएंगे इसको, द बॉय विल बी फ्लाइंग काइट्स, मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। वो पानी पी रहा होगा, ही विल बी ड्रिंकिंग वाटर। वो फूल नहीं तोड़ रहा होगा तो वो को पहले लाएंगे। उसके बाद तोड़ रहा होगा, फूल तोड़ रहा होगा, ही विल बी प्लकिंग फ्लावर्स। वो फूल नहीं तोड़ रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लकिंग फ्लावर्स। हम आराम नहीं कर रहे होंगे, वी शैल नॉट बी टेकिंग रेस्ट। क्या वे लड़ रहे होंगे, तो जैसे ही क्या से स्टार्ट होगा तो आप इसको विल से स्टार्ट कर दिए क्योंकि दे के साथ विल लगता है। विल दे बी फाइटिंग, क्या आलिया किताब पढ़ रही होगी। विल आलिया बी रीडिंग बुक्स, परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे होंगे, चहचहाना का होता है चर्पिंग। विल बी चर्पिंग, परिंदे द बर्ड्स विल बी चर्पिंग ऑन द ट्री। चोर मकान में नकब लगा रहा होगा, नकब लगाने का होता है ब्रेक इनटू, तो विल बी ब्रेकिंग इनटू इसका हो जाएगा वर्ब। वर्ब को देखिए, ध्यान दीजिए। तो विल द थीव विल बी ब्रेकिंग इनटू द हाउस हो गया। क्या किसान खेतों में हल चला रहा होगा, हल चलाना का होता है प्लो, चला रहा होगा विल बी प्लोइंग। विल द फार्मर बी प्लोइंग इन द फील्ड्स। मोची जूते नहीं बना रहा होगा, मोची का होता है कॉबलर, जूता बनाना का होता है मेकिंग शूज़। द कॉबलर विल नॉट बी मेकिंग शूज़। फ़ौज मुल्क का दिफा कैसे कर रही होगी, दिफा करना का होता है डिफेंड और हमला करना का क्या होता है। फ़ौज मुल्क का दिफा कैसे कर रही होगी, तो हाउ विल द आर्मी बी डिफेंडिंग द कंट्री। शिकारी कहाँ छिप रहा होगा, शिकारी का क्या होता है हंटर, छिपना का क्या होता है हाइड, तो छिप रहा होगा विल बी हाइडिंग। वेयर शैल द हंटर बी हाइडिंग हिमसेल्फ। तो इस तरह से आप ढेर सारे जुमले बना सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए अगला टेंस का जो तीसरा जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट। तो पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट को देखिए, उसके बाद फिर ये आप तीसरा वाला देखेंगे। तो वो खाना खा चुका है, प्रेजेंट में कोई काम ख़त्म हो चुका होता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। पास्ट में कोई काम ख़त्म हो चुका था किसी काम के होने से पहले, वो पास्ट परफेक्ट है। लेकिन अगर मुस्तक़बिल में कोई काम ख़त्म हो चुका होगा तो क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट या फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल। तो देखिए इसमें चूँकि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की तीसरी शक्ल लगती है, ईटन ईटन ईटन। तो तब्दीली कहाँ वाक़ हो रही है, तब्दीली आपको हेल्पिंग वर्ब में इमदादी फ़ेल में हो रही है। हैज़ प्रेजेंट में लगा था, हैड पास्ट में लगा था और विल हैव जो है ये फ्यूचर में लगेगा। ठीक है, तीनों जुमलों में काम मुकम्मल है इसलिए ख़ास फ़ेल में कोई तब्दीली नहीं। और इमदादी फ़ेल में क्या लगेगा, विल हैव या शैल हैव का आप इस्तेमाल कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए जैसे वो नाश्ता कर चुका होगा तो वो को लिखिए ही, कर चुका होगा विल हैव टेकन, क्या कर चुका होगा नाश्ता, एक्चुअली ब्रेकफास्ट मुझे लिखना था, यहाँ पे मैंने मील लिख दिया। या वो खाना खा चुका होगा तो ही विल हैव टेकन हिज मील, वो नाश्ता कर चुका होगा ही विल हैव टेकन हिज ब्रेकफास्ट। हम मकान बदल चुके होंगे
तो बदलना का होता है चेंज, तो वी है तो वी शैल हैव चेंज कर दीजिए, ये वी शैल हैव चेंज्ड द, यहाँ पर जगह नहीं था तो रूम कर दीजिए, हमारी टीम मैच जीत चुकी होगी, आवर टीम विल हैव वन द मैच। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए और इसको प्रेजेंट और पास्ट से मुआवजा कीजिए यहाँ एक बार फिर, देखिए कितना आसान हो जाएगा समझना। अब इसका जो है फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल के फिर 6 जुमले हम एक बार फिर देखते हैं। हमने एक वर्ड ली, एक सेंटेंस लिया, तुम नहा चुके होगे, तो नहाना का होता है टेक बाथ, तो तुम नहा चुके होगे, यू विल हैव टेकन बाथ। अब इससे आप देखिए, तुम नहीं नहा चुके होगे, क्या तुम नहा चुके होगे, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम नहीं नहा चुके होगे, क्वेश्चन मार्क, तुम कब नहा चुके होगे, तुम क्यों नहीं नहा चुके होगे, है ना। तो इस तरह से ये आप देखिए क्या तब्दीली आ रही है, बहुत ही आसान है। उसके बाद फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल में एक्चुअली फ्यूचर में 2 काम होने का इजहार होता है। जिस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में भी 2 काम हुआ था कि मेरे आने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो वैसे ही देखिए फ्यूचर में देखिए, अगर हम 2 काम बारिश शुरू होने से पहले मुकाबला ख़त्म हो चुका होगा, तो यहाँ 2 काम होगा। ठीक है, पहले होने वाला काम क्या होगा, मुकाबला ख़त्म हो चुका होगा, इसको आप बीच में निशान खींच के समझ सकते हैं। बाद में होने वाला वाक़या क्या है, बारिश शुरू होने से पहले, तो बाद में काम क्या होगा, बारिश का होना। तो जो काम पहले होगा वो आपको मेन रहेगा, विल हैव एंडेड, और जो काम बाद में होगा, बारिश का शुरू होना बाद में होगा, तो इसे हम क्या रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। बारिश शुरू होने से पहले मुकाबला ख़त्म हो चुका होगा, तो इसे रखिए द मैच विल हैव एंडेड, ख़त्म हो चुका होगा किसके पहले, बारिश शुरू होने से पहले। इसी तरह से पेशेंट मर चुका होगा किसके आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका होगा। इसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, उम्मीद है कि बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये इस तरह से हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। और इस बार वीडियो मेरा काफ़ी लेट से आया, मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में एक बार ये वीडियो डालकर मैं जल्दी से इस सीरीज़ को ख़त्म कर दूँ। और आखिर में दुआ है, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब तो उन दोनों यानी माँ बाप पर रहम फरमा जैसा इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। तो देखिए वालिदैन का साया बास रहमत है ना, उनकी कदर कीजिए, है ना, सिला रहमी कीजिए। अल्लाह ताला मुझे भी अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।